ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज आपको महाराष्ट्र के एक किसान की ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो सोचने पर मजबूर कर देगी। आप कहेंगे ऐसा तो फिल्म मदर इंडिया में हुआ था। महाराष्ट्र के एक किसान को बैल की जगह खुद हल क्यों खींचना पड़ा, आज सरकार से ये सवाल पूछेंगे। हम पूछेंगे कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कहां गया। देश की राजधानी से आई एक खबर ने आज पूरे देश को डरा दिया। यहां एक महिला ने हाउस हेल्पर को डांट दिया तो उसने महिला और उसके बेटे का मर्डर कर दिया। डांटने पर कत्ल करने वाली इस मानसिकता का विश्लेषण भी आज इसी शो में होगा। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट कांवड़ पर कोहराम। शुरुआत करते हैं भारत की बात की और आज सबसे पहले बात देश के किसान की। महाराष्ट्र में लातूर के एक किसान को लेकर प्रदेश में शुरू हुए सियासी संग्राम की। देश के सियासतदानों से सवाल पूछेंगे कि क्या देश का किसान वोट नहीं देता है? क्या देश का किसान राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक नहीं है? अगर है तो फिर उस किसान की ऐसी हालत क्यों है? 40 सेकंड का ये वीडियो पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। वीडियो में एक किसान बैल की जगह खुद हल खींचकर खेत की जुताई करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो जिसने भी देखा है वो देश में किसानों की दयनीय हालात देखकर सोच में डूबा हुआ है। लेकिन देश के सियासी गलियारों में इस पर सन्नाटा है। क्या आपने किसी राजनीतिक दल या नेता को किसानों की हालत पर बात करते हुए सुना या देखा है? गारंटी है हमारी कि नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे देश के नेताओं को जाति और धर्म की राजनीति से फुर्सत ही कहां है। उन्हें किसानों के बजाय जाति और धर्म की सियासत में अपने लिए वोट वाले विटामिन ज्यादा नजर आते हैं। यही वजह है कि 2-3 दिन तक जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर घूमता रहा, इसके बाद आज यानी गुरुवार को इस पर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल दिखी। विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा के बाहर किसानों की हालत को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि विपक्ष का ये प्रदर्शन कई मुद्दों को लेकर था, लेकिन लातूर के किसान वाले वीडियो को लेकर भी विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक था। राजनीति की बात बाद में करेंगे, पहले आपको 40 सेकंड की इस वीडियो की कहानी दिखाते हैं क्यों 76 साल के किसान अंबादास पवार 73 साल की अपनी पत्नी के साथ हल में बैल की तरह लगकर खेत जोतने को मजबूर है। एक तस्वीर 1957 में रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया की है, जिसमें अभिनेत्री नरगिस ने अपने बच्चों के साथ हल का बैल बनकर खेत की जुताई की थी, क्योंकि वो कर्ज में डूबी थी और उनके पास बैल खरीदने के पैसे नहीं थे। ये वो भारत था जिससे आजादी मिले 10 साल हुए थे। किसानों के हालात दयनीय थे, वो साहूकारों के कर्ज के जाल में फंसे थे। दूसरी तस्वीर 21वीं सदी के भारत की है, जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन क्या तब से लेकर अब तक किसानों के हालात में कोई बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि आज भी किसान खुद बैल बनकर हल खींच रहा है और खेत की जुताई कर रहा है। महाराष्ट्र में लातूर के हड़ोलती गांव से सामने आया ये वीडियो देश की सरकारों और सिस्टम पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। 76 साल के किसान अंबादास पवार 73 साल की अपनी पत्नी के साथ बैल की जगह खुद कंधे पर हल लादकर खेत की जुताई कर रहे हैं। अंबादास पवार कपास और सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके पास खेत की जुताई के लिए बैल खरीदने के पैसे नहीं हैं। 10 साल पहले उनके पास बैल थे, लेकिन जब उनका खर्च उठाने में वो नाकाम हो गए तो उन्होंने बैल बेच दिए। अब बैल की जगह खुद पत्नी के साथ हल खींचकर खेत की जुताई कर रहे हैं। बैल की जगह किसान ने खुद जोता था खेत। लातूर जिले के हड़ोलती का ये वाकया था। कितना खेत है आपका? 4.5 एकड़। 4.5 एकड़ खेत है। और जुताई किस तरह से करते हो? ट्रैक्टर से पेरते हैं। बैला से थाकर लगता है, तो बैला मिलते नहीं हम। उसके बाद में हम कंधे को यू लेके कोलपते हैं। इनका कहना है कि पैसों की दिक्कत के कारण उन्हें जो बैल है उनका खर्चा नहीं ये हो रहा था, इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर से भी करने की कोशिश की, मगर उसके लिए भी पैसा लगता है और पैसे की किल्लत के चलते कारण उन्होंने बैल की जगह खुद ये खेत है जो जोता था। उनकी पत्नी भी साथ में थी। कितने साल से ये कर रही है? 10 साल झाले 10 साल झाले करतो. 10 वर्ष हो गए. 10 वर्ष झाले आम्ही खांद्यावर घेतात मी उतरते.
इनका कहना है कि 10 साल से ये इसी प्रकार से खेती करते हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र विधानसभा में किसानों की बदहाली को लेकर आवाज उठाई। गुरुवार को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया। विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए आनंद फानन में कृषि मंत्री मणिक राव कोटाके ने किसान से फोन पर बात की। सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सहकार मंत्री बाबा साहेब पाटिल ने भी किसान का हालचाल जाना। खर्चा बढ़ा दिया, डीजल हो, फर्टिलाइजर हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेट्रोल हो, तो ये सब चीजों के रेट बढ़ा दिया और उसके फसल के दाम नीचे कर दिए। आज हर भारतवासी का सर शर्म से झुक गया है। एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, तो हम कल्पना करते थे क्या ऐसा हो सकता है, पर मोदी जी आज आपने उसे पूरा कर ही दिया कि एक आदमी बैल की जगह यानी जानवर बना दिया आपने इंसान को, मोदी जी। गौर करने वाली बात यह है कि किसान का वीडियो वायरल हो गया तो पूरा सरकारी अमला हरकत में आ गया। मदद की बड़ी बड़ी बातें की जाने लगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये किसान बैल की जगह खुद हल खींचता ही रहता। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें नेचुरल कैलेमिटी के लिए पिछले महीने में ही अनुदान दिया गया है। उसमें अंबादास पवार जी को 8,400 रुपये और मुक्ताबाई पवार को 8,700 रुपये उनके बैंक खाते पे जमा हो चुके हैं। कृषि विभाग की तरफ से उन्हें बीज और खाद दोनों दिए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ही किसानों की सुध ली जाएगी? क्यों सरकारें किसानों के हालात बदलने के लिए कदम नहीं उठाती? फडणवीस सरकार के विकास के दावे आखिर किसानों तक क्यों नहीं पहुंचते? लातूर के इस किसान के पास करीब 4.5 एकड़ जमीन है जिसे वो खुद ही हल खींचकर जोत रहे हैं। इनका एक बेटा भी है जो प्राइवेट नौकरी करता है, लेकिन अपना ही गुजारा चला पाता है। इन्हें कुछ नहीं मिलता। जिस वक्त लातूर के इस किसान का वीडियो वायरल हो रहा है, उसी वक्त महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या से जुड़ा एक आंकड़ा सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार में राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने एक लिखित सवाल का विधान परिषद में जवाब दिया है। इसमें बताया गया है कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच राज्य में किसानों की आत्महत्या के 767 मामले सामने आए हैं। इसमें मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों में जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच 269 किसानों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वाले 767 किसानों में से 373 किसानों के परिवार सरकार की मदद के लिए पात्र हो गए हैं, जबकि 200 किसानों के परिवारों को कोई सहायता नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो सरकार की तरफ से तय किए गए मानदंडों पर खरे नहीं उतरे। वहीं अभी 194 मामले जांच के लिए लंबित हैं, यानी जीते जी तो किसानों को सरकारी मदद मिल नहीं सकी। मौत के बाद भी उनके परिवारों को मदद के लिए जांच का इंतजार है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों को हथियार बनाकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा कि सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर दी। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 767 उजड़े हुए घर हैं, 767 परिवार जो कभी नहीं संभल पाएंगे। और सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आज हाल ये है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। ये सिस्टम किसानों को मार रहा है, चुपचाप लेकिन लगातार, और मोदी जी अपने ही पीआर का तमाशा देख रहे हैं। उधर हल में बैल की तरह बंधे किसान का वीडियो देखने के बाद अभिनेता सोनू सूद ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आप नंबर भेजिए, हम बैल भेजते हैं। जरा सोचिए, जिन लोगों के कंधों पर किसानों के हालात सुधारने का जिम्मा है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ समाज सेवा से जुड़े लोग किसानों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को घेर रहा है और किसानों के हालात के बहाने उनके विकास के दावों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसी महाराष्ट्र में, इसी सरजमीन पर अगर आप देखिए तो पिछले 3 महीनों में 750 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। ये हमारे ही नागरिक थे, ये हमारे राज्य के लोग थे, तो फिर क्यों ना कोई बयान देते उस पर? कोई दर्द नहीं होता इनको?
ये सुनकर मेरे आंखों में आंसू हैं कि मेरा देश किसान प्रधान देश है और जिस देश में किसान परेशान होगा, किसान दुखी होगा, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। तो ये सरकार किसानों के बाजू से कभी नहीं बोलता। इलेक्शन के वक्त या बिफोर इलेक्शन उन्होंने किसानों के हित के बहुत सारे निर्णय हम लेंगे, हम जब सत्ता में आएंगे, ऐसा बोला था। सरकारी किसान के विरुद्ध है, किसान की नीतियों को ये बरोबर लागू करना नहीं चाहती। तो आपको एक ही जगह नज़र आ रहा है लातूर में, ऐसी वारदातें बहुत सारी जगह महाराष्ट्र में हो रही है। सरकार हर एक इस प्रकार के सेंसिटिव मामले में सरकार बहुत गंभीर है, सरकार संजीदा है और निश्चित है किसानों की बात होगी या जाति धर्म को लेकर होगा, हर एक चीज़ पर सरकार गंभीरता से हर एक मुद्दे को देती। कोई भी मुद्दा किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। ध्यान में ये बात आई है, ऐसे कोई किसान गरीब है उनके लिए कुछ योजना सरकार कर सकती है क्या, इसके ऊपर अब सरकार विचार कर रही है। किसानों के हालात को लेकर विपक्ष फडणवीस सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्यों महाराष्ट्र का किसान बैल की तरह हल खींचने को मजबूर है। 10 साल में किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ? सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों सरकार किसानों के हालात सुधारने के लिए कदम नहीं उठा रही? ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी कई सालों से बड़ा मुद्दा रही है। हमने इस पर भारत की बात का डेटा टैबलेट आपके लिए तैयार किया है, जिसमें बीते कुछ सालों में किसानों की खुदकुशी से जुड़े आंकड़ों को दिखाया गया है। 2024 में किसानों की खुदकुशी के 2635 मामले सामने आए। साल 2023 में 2852 खुदकुशी के केस सामने आए। 2022 में किसानों की खुदकुशी का आंकड़ा 2708 रहा। इसके अलावा अगर 2021 की बात करें तो 2640 खुदकुशी के मामले सामने आए। यानी महाराष्ट्र के सियासी दल, सरकारें और सिस्टम किसानों की आत्महत्या रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यहां एक आंकड़ा आपको और दिखाते हैं। बीते साल महाराष्ट्र सरकार ने कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए 47,985 करोड़ का बजट आवंटित किया था। 2025-26 के लिए क्षेत्र में जो प्रस्तावित बजट का आंकड़ा है वो 40,748 है। यहीं पर लाडकी बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यानी कृषि बजट में बीते साल के मुकाबले कमी आई है और उन योजनाओं की राशि बढ़ाई गई है जो महिलाओं के एक बड़े वोट बैंक से जुड़ी हुई है। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश का किसान राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक नहीं है? क्या वजह है कि किसानों के प्रति सरकार की तरफ से बेरुखी नजर आती है? राजनीतिक विश्लेषकों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। जहाँ तक लातूर का सवाल है, वहाँ गए 2-4 सालों में सोयाबीन के भाव जो है बड़ी मात्रा में गिरे हैं। मतलब खेती का भाव, जो खेती करने का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, लेकिन भाव जो है जहाँ तक बढ़ने चाहिए थे वहाँ बढ़े नहीं है। गए साल 4,500 रुपये से ही किसानों को उनको दर रेट मिला है। इस वजह से किसानों की हालत बहुत ही खस्ता है। तो किसान की वीडियो पर विपक्ष के प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार एक्शन में आई है। एनसीपी अजीत गुट के नेताओं ने किसान से मुलाकात की है। किसान को 40,000 रुपए नगद की मदद दी है। अजीत पवार के पीए ने भी उनसे फोन पर बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है। तो सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखने के बाद ये लिख रहे हैं कि ये तस्वीर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। ये तस्वीर दिखाती है कि देश के अन्नदाता की हालत क्या है। ये तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हैं? किसानों की यह हालत होगी तो कैसे भारत विकसित होगा? तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया। आइए बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। और ये खबर हर उस घर से जुड़ी है जिनके घर पर पार्ट टाइम वर्कर्स, हाउस हेल्पर या नौकर काम करते हैं। अगर आपके घर में भी हाउस हेल्पर या नौकर हैं और आप उसे किसी बात को लेकर डांटते हैं तो ये खबर आपको सावधान जरूर करेगी। आज दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बुधवार की रात करीब 9 बजे धारदार हथियार से मां और बेटे की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को घर के नौकर मुकेश ने ही अंजाम दिया, जो घर की मालकिन और उसके बेटे की हत्या करने के बाद फरार हो गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
और पूछताछ में उसने जो खुलासा किया है उसने सबको हैरान कर दिया है। नौकर मुकेश ने बताया है कि उसको घर की मालकिन ने बुरी तरह से डांटा था, जिसके बाद उसने डांट की वजह से महिला और उसके बेटे का मर्डर कर दिया। यानी डांट के बाद उसने बदला लेने के लिए सोची और उसने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। अब जरा सोचिए, ये कैसी मानसिकता है कि किसी के डांटने पर ही उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। आखिर उस वक्त आरोपी मुकेश की मानसिक स्थिति क्या रही होगी, इस पर हम आपको एक्सपर्ट्स की बात भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच हुए डबल मर्डर पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के लाजपत नगर के पार्ट 1 के F ब्लॉक के मकान नंबर F40 के इसी घर में हुआ डबल मर्डर। घर में चारों तरफ खून फैला है। अंदर 42 साल की रुचिका और 14 साल के कृष का शव पड़ा है और इस डबल मर्डर को अंजाम दिया घर के नौकर मुकेश ने। दिल दहला देने वाली वारदात का पता तब चला जब बुधवार की रात करीब 9:30 बजे महिला का पति कुलदीप घर पहुंचा, लेकिन न तो घर का दरवाजा खुला और न ही पत्नी रुचिका ने फोन उठाया। कुलदीप ने घर के मेन गेट के पास सीढ़ियों पर खून देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर कुलदीप की पत्नी रुचिका और बेटे का शव पड़ा था। रुचिका का शव बेडरूम में था और बेटे कृष का शव घर के बाथरूम में था। दोनों की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। बुधवार रात करीब 9:40 पर पुलिस को इस डबल मर्डर की सूचना मिली। घर की सीढ़ियों पर और दरवाजे पर उनको खून के निशान दिखे। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंची और पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। और जब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई तब पुलिस ने देखा कि घर के अंदर जो कुलदीप की पत्नी है रुचिका, उनकी जो लाश थी वो बेडरूम के अंदर पड़ी हुई थी। इसके अलावा जो कुलदीप के बेटे हैं उसकी जो लाश थी वो बाथरूम के अंदर पड़ी हुई थी। घर से नौकर मुकेश गायब था, इसलिए पहला शक भी मुकेश की तरफ ही गया, लेकिन मुकेश वारदात को अंजाम देकर भाग चुका था। पुलिस ने नौकर को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई। सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। पता चला कि आरोपी ट्रेन से भागने की फिराक में है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। लाजपत नगर में डबल मर्डर का अभियुक्त जो है वो अपने घर दिल्ली से बिहार के लिए जाने के फिराक में है और वो आज जो है उसे मुगलसराय पंडित दीनदयाल नगर स्टेशन पर मुकेश कुमार नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद मुकेश ने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया। आरोपी मुकेश ने जुर्म कबूल करते हुए माना कि उसने परिवार से 40,000 एडवांस ले रखे थे। परिवार उसे 5 दिन से काम पर बुला रहा था। आरोपी ने कबूल किया कि महिला ने उसे डांटा था, जिसके बाद उसने गुस्से में महिला को मार डाला। जब कृष्ण ने शोर मचाया तो मुकेश ने उसे भी मार डाला। मेरे से पैसे मांग रहे थे, एडवांस मैंने ले रखा था 40,000 रुपये और मोबाइल मांग रहे थे, तो मेरे पास था ही नहीं, तो इसलिए मैंने दिया नहीं, काट दिया उन्होंने। फिर मैं घर पे गया उनके, तो उन्होंने बोला पापा को बोल दूंगे, धमकी देने लगे, तो मैंने खुंदक में फिर मार दिया। आरोपी मुकेश कुलदीप की गारमेंट शॉप में बतौर ड्राइवर और सहायक का काम करता था। शुरुआती पूछताछ में उसने डांट के बाद मर्डर की बात कही, लेकिन पुलिस की जांच का दायरा बढ़ा है। गहनता से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि मुकेश ने हत्या क्यों की। मां और बेटे की हत्या ने दिल्ली में सनसनी फैला दी है। कुलदीप की दुकान पर काम करने वाले प्रेम सागर ने भी बताया कि क्या हुआ था। फिर खून देख के हम लोग घबरा गए। फिर हमने 100 नंबर पे कॉल किया, फिर 100 नंबर आई तो दरवाज़ा लॉक तोड़ा, तो उसके बाद अंदर मैं नहीं गया। मैं तो पुलिस वाले कह रहे हैं आप बाहर बैठो। तो 9:30 बजे उनके हस्बैंड आए तो हमें पता चला कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई। उन्होंने कोशिश करी दरवाज़ा तोड़ने की, तो फिर पता चला हमें कि कुछ हादसा हो गया। एक डांट की वजह से मुकेश ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या डांटने से ही कोई इतना परेशान हो सकता है कि वो मर्डर जैसा
खौफनाक कदम उठा ले। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि अगर किसी को बार बार डांटा जाए तो उसके दिमाग में गलत ख्याल आने लगते हैं। डांटने से तनाव और बेचैनी बढ़ जाती है। अगर कोई किसी को डांटता है, डांट खाने वाले में असुरक्षा की भावना बढ़ती है। डांट की वजह से इंसान का स्वभाव आक्रामक हो सकता है। डांटने पर मर्डर कर देना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ऐसा अब बार बार हो रहा है। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई हैं जब डांटने पर मर्डर कर दिया गया। सितंबर 2024 में कानपुर में पत्नी को डांटने पर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी थी। जुलाई 2024 में असम में डांट से नाराज नाबालिग ने टीचर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। किसी की हत्या करना, अगर उसने आप पे गुस्सा किया तो ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं कि उनकी परवरिश कैसी की गई बचपन में, उनके साथ क्या हादसे हुए हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर जो गंभीरता है इस सिचुएशन की या इस इवेंट की, उसको नहीं बांध पाना, ये ना पता होना कि इसकी वजह से मेरे साथ क्या हो सकता है। अचानक गुस्सा आना और रिएक्ट करना और किसी को मार देना, ये इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। भाई सुनील नाम है तेरा? सुनील नाम बताया सुनील शर्मा, सुनील का नाम बताया, मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक। क्या नाम है उसका? सनंबर ने। इससे जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया, अब जब पता लगा कि ये मुसलमान है। ओवैसी और एसटी हसन को थूका हुआ भोजन करना उनको मुबारक है, लेकिन हिंदू जो है थूका हुआ भोजन नहीं करेगा। कौन ये विजिलेंटी होते, कौन ग्रुप्स ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार चला रहा? आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो, क्या ये गंदगी है? कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी पूरे 8 दिन बाकी है, लेकिन कोहराम मचना शुरू हो गया है। बवाल इस बात पर मचा है कि कांवड़ के रूट पर जो दुकान है उसे गोपाल चला रहा है या फिर तजम्मुल। कांवड़ पर विवाद की जड़ में है 25 जून को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया आदेश, जिसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान रूट की हर दुकान की नेम प्लेट पर दुकानदार का नाम लिखा जाए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने ठीक ऐसे ही आदेश पिछले साल भी जारी किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके दोबारा आदेश जारी हुआ तो धर्म के कुछ स्वयंभू ठेकेदार जांच करने निकल पड़े। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ढाबे में आधार कार्ड और QR कोड स्कैन करके धर्म की जांच की गई, जिसके बाद ये बवाल सियासी हो गया है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नेम प्लेट का आदेश क्यों दिया गया, और जो लोग खामखा के ठेकेदार बनकर धर्म की जांच करने निकल पड़े हैं, उन्हें यह अधिकार किसने दिया? क्या धर्म के नाम पर लोगों को मनमर्जी करने की छूट मिल गई है? ढाबे पर काम करने वाला गोपाल है या फिर तजम्मुल, इस पर सियासी संग्राम क्यों छड़ा है? सरकार का कर्तव्य कि हिंदू जो पैदल चल के सैकड़ों किलोमीटर आता है, छाले पड़ते हैं, उपवास रखता है, नदियों के जल को एकत्रित करता है, भूखा प्यासा जाकर अपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहता है, तो उसकी पवित्रता का भाव भी तो बना रहे ना। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया ना लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलेवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? आपके मन में सवाल होगा कि अभी तो कांवड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई, फिर अचानक इस बवाल की जड़ में क्या है? तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। कांवड़ यात्रा को लेकर शुरू हुए ताजा विवाद की पूरी कहानी यूपी के मुजफ्फरनगर में मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा के इर्द गिर्द घूम रही है। कहानी शुरू हुई 28 जून यानी बीते शनिवार को, जब कांवड़ रूट पर धार्मिक पहचान की मुहिम चलाई जा रही थी। सनातन धर्म की जय! सनातन धर्म की जय! आपकी स्क्रीन पर
भगवा चोले में दिखाई दे रहे ये मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज हैं, जो धार्मिक पहचान वाली मुहिम की अगुवाई कर रहे थे। यशवीर महाराज के पास अपनी पूरी टीम थी, जो होटल, दुकान, रेस्तरां में जाकर होटल मालिक और वहां काम करने वाले लोगों के न सिर्फ आधार कार्ड जांच रही थी, बल्कि भगवान की फोटो भी लगवा रही थी। ध्यान दीजिएगा, इनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये खामखा के ठेकेदार बन गए, जो धर्म की रक्षा का दावा करते हुए निकल पड़े। अपनी इसी मुहिम के तहत महाराज जी दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 यानी कांवड़ के रास्ते पर मौजूद इस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर भी पहुंचे थे। नंबर जो भी हो वो नाम लिख लो, हमें कोई परेशानी नहीं। 28 जून को पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पहले तो तू मैं होती रही, इसके बाद आधार कार्ड मांगा गया, नहीं मिला तो यशवीर महाराज के साथ मौजूद लोगों ने QR कोड स्कैन किया और उसमें मुस्लिम मालिक का नाम आया था। इसके बाद ढाबे में हंगामा होने लगा। और फिर यहाँ से शुरू हुआ गोपाल और तजम्मुल एपिसोड। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। ये उसी पंडित जी वैष्णो ढाबा पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपना नाम गोपाल बताया था और गोपाल ने आरोप लगाया कि धर्म की पहचान कर रही टीम ने उनके साथ बदसलूकी की थी। अब इन्होंने 5 तारीख पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा, और क्या नाम मुझे नंगा करने को तो ये लोग। 29 जून को गोपाल ने बयान दिया और उसके बाद राजनीतिक बवंडर शुरू हो गया। गोपाल से बदसलूकी करने वालों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से कर दी गई। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी। मुस्लिम नेताओं ने इस प्रकरण पर हमला किया तो बीजेपी भी जवाब देने सामने आई। कोई जो है मुसलमान अपने नाम पे दुकान खोले और जो है उसमें अगर किसी हिंदू को भोजन करने जाना हो तो स्वागत है ना, वो जाए उसमें। लेकिन कोई जो है जो पवित्र व्रत करके जिन्होंने अनुष्ठान में जो हिंदू है उस अनुष्ठान को भंग करने के लिए अगर कोई जानबूझकर षड्यंत्र रच रहा हो तो ऐसे षड्यंत्रकारी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कांवड़ पर मचे कोहराम ने देश की राजनीति का वोल्टेज कितना हाई कर दिया है। लेकिन गोपाल से बदसलूकी के मामले को लेकर जो सिर फुटोवल मची थी उसमें अचानक कल ट्विस्ट आ गया। बुधवार को गोपाल का आधार कार्ड सामने आया जिसमें नाम तजम्मुल लिखा हुआ था, यानी गोपाल तजम्मुल निकल गया। और ये खुलासा होने के बाद उसने क्या बयान दिया, पहले आप वो सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। आपने अपना नाम गोपाल बताया? जी 3 महीने से पंडित जी ने रखा था। किसने नाम आपका रखा? पंडित जी ने। अच्छा, आपका सही नाम क्या है? तजम्मुल। तो उस ढाबे पर आप कब से काम कर रहे हैं? 3 महीने से। जी। गोपाल उर्फ तजम्मुल के मुताबिक वो पंडित जी वैष्णो ढाबा में पिछले 3 महीने से काम कर रहे थे, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि होटल मालिक को अपना कारोबार चलाना था, इसलिए उनका नाम बदल दिया गया। अब गोपाल उर्फ तजम्मुल से सुनिए कि उनके मुताबिक जांच करने वाली टीम ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था। देखो ये आईडी मांग रहे थे, मेरे पास साइन थी, मेरा स्टैम्प बीमा चल रहा था। उसके बाद मेरी 5 तारीख फिर पहले तो पंडित जी को बजा था, फिर मेरे पास 5 लोग अंदर ले गए मुझे, फिर मुझे बेहोश कर दिया उन्होंने। 2 औरत चिपटी ना अटैक आ जा, सो क्या नाम छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। वे लोग नहीं डर गए, इनसे डर के चली गई। मैं अपने घर चली गई, मैं वहाँ से रहेगा अकेला रहेगा, मैं वहाँ से सब भाग गए मुझ छोड़ को। होटल मालिक भी भाग गए और फिर मैं क्या नाम भूखा प्यासा में जंगलों में पड़ा डर के मारा। मेरा पीछे बहुत दूर तक करा उन्होंने, उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए।
जिस ढाबे पर ये सारी चीजें हुई उसी ढाबे पर एबीपी न्यूज की मौजूदगी है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे पंडित जी वैष्णो ढाबा, ये वही ढाबा है जहां पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं। सबसे पहले दुकान में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आधार कार्ड मांगते हैं और आधार कार्ड जब नहीं दिखाया जाता है तो उसके बाद जो स्कैनर है उसके माध्यम से जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानकारी हासिल करते हैं कि जो ये लोग जो दुकान चलाते हैं वो लोग एक विशेष समुदाय से हैं और उसके बाद जो पैंट उतारने की जो कोशिश है ढाबे में काम करने वाले व्यक्ति की वो की जाती है। उसके बाद जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जाता है। बाद में पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है तो मामले को शांत कराया जाता है। मामला शांत नहीं हुआ क्योंकि यशवीर महाराज मोर्चा खोले हुए हैं। कहीं शिव ढाबा है, कहीं गणपति ढाबा है, कहीं श्री कृष्ण ढाबा है, कहीं राम ढाबा है या कोई दूसरे हमारे देवी देवताओं के नाम से लिखे हुए होते हैं या किसी हमारे हिंदू के नाम से लिखे होते हैं। लेकिन वे हमारे देवी देवताओं के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर लिखे हुए जितने भी होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान है वे हिंदुओं के नहीं बल्कि उनके संचालक जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। कि ये इस प्रकार के लोग जिहादी, मुस्लिम जिहादी बल्कि ये कहना चाहिए मुस्लिम जिहादी विचारधारा के हैं। श्रावण मास में कोई भी कावड़िया लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करता और जब इस तरह का भोजन उनको करा दिया जाता है तो फिर उनका धर्म भ्रष्ट भी होता है और भक्ति भी बाधित होती है और वहाँ कावड़ियों के साथ में फिर झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन यशवीर महाराज को जांच करने का लाइसेंस किसने दिया? अगर किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी हो रही है या किसी का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश हो रही है तो उसके लिए देश का कानून है। क्या यशवीर महाराज प्रशासन और कानून व्यवस्था से ऊपर हो गए? अगर उन्हें जानकारी मिली थी तो वो शिकायत कर सकते थे। खुद ढाबे पर छापा मारने क्यों पहुंचे? अब यही सवाल ओवैसी भी पूछ रहे हैं। होते कौन ये विजिलेंटी, होते कौन ग्रुप्स ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं। लेकिन ये कोई नया बवाल तो है नहीं, पिछले साल भी यही हुआ था। और पिछली बार भी धर्म की ध्वजा उठाए सबसे आगे यशवीर महाराज ही निकले थे, जिन्होंने ढाबों से लेकर चाय और जूस की दुकान तक पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखवाने की मांग की थी। मांग के बाद यूपी प्रशासन ने नेम प्लेट वाला आदेश भी जारी कर दिया था। नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो लिखवा रखा है अपने ठेले पे पहले नाम। अच्छा हाँ, अपने प्रतिष्ठान के बाहर अपना नाम लिखिए तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता। मुझे एक अच्छा सुझाव लगा और मैं उसका स्वागत किया है। मैं अपना प्रोपराइटर जैसे आप लिखते हैं, आप हैं, हम अपना नाम लिखते हैं, नीचे साइन करता है ना, ऐसे तो होता है कोई भी चीज़ है तो बोर्ड लगाने में क्या बुराई थी? इस पर भी भारी बवाल हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई और सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल 22 जुलाई को यूपी सरकार के आदेश पर ही रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकानदारों को नाम लिखना जरूरी नहीं है। दुकानदार सिर्फ खाने के प्रकार के बारे में जानकारी देंगे कि वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। पिछले साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। बावजूद इसके 2 महीने बाद ही योगी सरकार ने फिर से आदेश जारी करते हुए कहा था कि ढाबा और होटल में मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट जरूरी है। और इस साल 25 जून को योगी सरकार ने नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया। सवाल यह है कि जब पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है तो राज्य सरकार ने यह आदेश फिर से जारी क्यों किया? किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के
ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ। अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? आप यहाँ पर इन तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस होटल में पहुंचे हुए हैं। हाथों में जो भगवान वराह का चित्र जो है वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगा। और ये चित्र इनकी तरफ से इस ढाबे का जो संचालन कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है। यहाँ कुछ विधर्मी अपनी पहचान छिपाकर और हमारे शिव भक्त कावड़ियों की आस्था को ठेस पहुँचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी पहचान कर और उनके चेहरे से नकाब उतारने का कार्य हिंदू संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। अब हम इनका स्कैनर है ये, अब इसी स्कैनर को हम इसमें स्कैन करेंगे तो हमें यहाँ से अगर कोई पहचान छिपाएगा तो उसके स्कैनर पर असली नाम आ जाएगा। तो ये परदुमन नाम से आ रहा है। कैमरे में दिखा दीजिए। ये परदुमन नाम, और वो परदुमन भगत जी का मैंने देखा था आते ही, तो परदुमन भगत जी वो लिखा हुआ है। सवाल तो जायज है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर उठकर धर्म का ठेकेदार कैसे बन सकता है, और दूसरा सवाल यह है कि आखिर किसी को अपना धर्म छिपाने की जरूरत क्या है। लेकिन इन दोनों सवालों से अलग, या फिर कह लीजिए कि इनसे जुड़ा हुआ एक तीसरा सवाल खड़ा होता है, और वो ये कि कांवड़ यात्रा तो बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक होती है, फिर यूपी में ही कांवड़ यात्रा पर हमेशा बवाल क्यों होता है? हर बार विवाद की शुरुआत यहीं से क्यों होती है? तस्वीरें डाक बम की है, यानी वो कांवड़ यात्रा जिसमें कांवड़िए बिना रुके बिना आराम किए हुए दौड़ते हुए बाबा धाम तक जाते हैं। डाक बम कांवड़िए सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर में बाबा धाम तक जाते हैं। इस यात्रा को 24 घंटे से कम वक्त में पूरा करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कि बिहार में यात्रा के रूट पर दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ यूपी जैसा बवाल नहीं होता। तो सवाल यह है कि यूपी में ही कांवड़ यात्रा पर बवाल क्यों होता है? सवाल का जवाब है यात्रा का रूट। कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा रूट पश्चिमी यूपी से होकर गुजरता है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जैसे संवेदनशील जिले आते हैं। दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते, एक एलिवेटेड सड़क बना देते, और जिसमें अपने कांवड़ लोग जाते, कांवड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते। मतलब ये है कि कांवड़ यात्रा का रूट मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरता है। पिछले कुछ वक्त में हिंदू कार्यक्रमों में थूकने के बहुत वीडियो वायरल हो चुके हैं, और थूकने वाले विशेष धर्म से जुड़े रहे हैं, जिसको लेकर न सिर्फ विवाद हुआ बल्कि राजनीति भी हुई। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया जाएगा तो ये सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ होगा। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? अगर मान लीजिए कोई धार्मिक कार्य होना है तो सदियों से होता आया है, कोई ये नया नहीं हो रहा है। कांवड़ यात्रा कोई नई नहीं है। कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई होगी? और कांवड़ के और भगवान के प्रति सबकी आस्था है। बात बिल्कुल सही है कि कांवड़ यात्रा सालों पुरानी परंपरा है, और इस बात की मिसाल भी मिलती है जब मुसलमान कांवड़ियों के स्वागत के लिए आगे आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हिंदू हो या फिर मुसलमान एक दूसरे की आस्था का पूरा सम्मान करें, ताकि देश का सामाजिक ताना बाना चंद लोगों की वजह से बिगड़ने न पाए। तो इसी के साथ भारत की बात पे फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।